अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल जाने जागीर की एपिसोड 13 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है एंजल अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। आयला बहुत ही बेचैनी से कमरे में बैठी राइट का इंतजार कर रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसकी राइट से बात हुई थी। वो थोड़ी देर में हवेली पहुंचने वाला था और आयला उसकी बेसब्री से मुंतजिर थी। जजलान चला गया था, उसकी खबर किसी को भी नहीं थी। वो एमल के कमरे की तरफ गई थी, मगर कमरे का दरवाजा बंद देखते वापस लौट आई थी। उसे एमल की फिक्र खाई जा रही थी। इस खानदान के मर्दों के बारे में तो वो सुन चुकी थी। उसे डर था कि कहीं जजलान ने एमल पे हाथ ना उठाया हो। वो इस बारे में राइट को बताना चाहती थी, मगर वो काम से बाहर था, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं किया। और अब जब वो हवेली आ रहा था तो आयला उसे जजलान के रवैये के बारे में बताना चाहती थी। उसने घड़ी में टाइम देखते राइट को फोन मिलाया, जो दूसरी बेल पे ही उठा लिया गया था। कितनी देर करती, कहाँ हैं आप? कॉल रिसीव होते ही सवाल किया। लो, तुमने याद किया और मैं आ गया। दरवाजा खोलते फोन कान से लगाए राइट कमरे में दाखिल हुआ तो वो जल्दी से फोन बंद करती खड़ी होते उसके पास आई। राइट दरवाजा बंद करता, हाथ में पकड़ा कोट सोफे की पुष्ट पर फेंकता, टाई की नाट ढीली करते अपनी तरफ आती आयला को कमर से पकड़ते अपने साथ लगा गया। हमें छोड़े, हमें आपको एक बात बतानी है। उसकी कमर पे बंधे हाथ खोलने की कोशिश कर दी, परेशानी से बोली, मैं सुन रहा हूँ। राइट उसके माथे पे बोसा देते उसे मजीद अपने करीब कर गया। ऐसे नहीं, बैठ के सुने, वो झुंझला के बोली। तो राइट उसके चेहरे पे उलझन देखते फौरन सीरियस हुआ। अच्छा, अब बोलो क्या बात है। उसे छोड़ते बेड पे बैठते अपने जूते उतारने लगा। तो आयला ने बगैर देर किए उसे आज हुई सारी बात बता दी, जिसे सुनते राइट के माथे पे बल पड़े। क्या उसकी इतनी हिम्मत! आज मैं जजलान को छोड़ूंगा नहीं। उसने एमल को बिल्कुल ही लावारिस समझ लिया है। जो दिल चाहता है उसके साथ वैसा सलूक करता है। आज मैं दो टोक बात करके रहूंगा। राइट गुस्से से भरा कमरे से बाहर निकला तो आयला भी चेहरा ढांपती उसके पीछे भागी। ऐसे हमारा उनके कमरे में जाना ठीक नहीं रहेगा, हम बाद में बात कर लेंगे। आयला ने उसे रोकना चाहा, मगर राइट अब कहाँ रुकने वालों में से था। वो तो तन फन करता सीधा जजलान के कमरे के बाहर पहुंचा था। जजलान! राइड ने एक बार दरवाजा बजाते जजलान को पुकारा। हम चलते हैं ना, इस तरह अभी आयला कह रही थी कि इतने में दरवाजा खुल गया। एमल, तुम ठीक हो ना? और ये जजलान कहाँ है? अपने सामने एमल को खड़े देख राइड ने बोसा जब्त करते इस्तफसार किया। मुझे यहाँ लाने के थोड़ी देर बाद ही वो चला गया था, अयाशी करने। उस पाट अंदाज में कहती इन दोनों को अंदर आने का रास्ता देने लगी। राइट कमरे में दाखिल हुआ और उसके पीछे ही चेहरे से दुपट्टा हटाती आयला अंदर आई। एमल, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राइट सोफे पे बैठता अपने सामने रखे सोफे की जानिब इशारा करते बोला। तो एमल वहां आके बैठ गई। एमल के बेदासू चेहरे पर नजरें जमाए आयला राइट के साथ ही सोफे पे बैठी। एमल, मैं जानता हूँ तुम बाहिम्मत लड़की हो, मगर फिर भी कह रहा हूँ तुम खुद को कभी अकेले ना समझना। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। कोई भी मसला या परेशानी हो फौरन मुझे बताना, और अगर तुम जजलान से अलग होना चाहती हो तो भी मुझे बता दो, मैं जल्द ही इसका भी कोई हल निकाल लूंगा। राइट बहुत ही प्यार से बड़े भाइयों की तरह समझा रहा था। उसकी अपनाइश पर एमल धीरे से मुस्कुराई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राइट भाई, मुझे मान देने के लिए। सच कहूँ तो बाबा के जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, मगर अब ऐसा लगता है जैसे मेरे बाबा मेरे साथ ही हों। आप बिल्कुल मेरे बाबा की तरह बातें करते हैं, बिल्कुल उनकी तरह हैं आप। वो ऐसा से खुश दिली से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। और रही बात अलग होने की, मैं जानती हूँ जजलान इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगा, और अगर
छोड़ भी दिया तो फिर भी मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अब मैं उससे उसी की तरह निपटूंगी। उसे मजा आता है मुझे तकलीफ पहुंचा के, मुझे बेबस देख के उसे सुकून मिलता है। मैं समझ गई हूँ वो जो कुछ भी कर रहा है इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, मगर अब से मैं हर वो काम करूंगी जो उसे पसंद है, बगैर अपने मुंह से उफ तक निकाले। मैं इस शख्स की हर बात मुस्कुरा के मानूंगी। फिर देखिएगा आप वो कैसे तिल मिलाता है। एमल के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, जैसे उसने अपने अंदर बहुत कुछ सोच रखा हो कि अब उसे आगे क्या करना है। वो तो ठीक है एमल, मगर मुझे लगता है तुम्हें कुछ वक्त के लिए अपनी खाला के पास चले जाना चाहिए। वो खुद ही तुम्हें ढूंढता फिरेगा, राइट ने मशवरा दिया। मैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ। अगर मैं चली गई तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि मैं जजलान खान से डर गई। उससे बचने के लिए मैं चुप गई, मगर मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। जजलान को किस तरह जेर करना है अब मैं अच्छे से जान गई हूँ। राइट भाई, शायद आपको मेरी बातें बुरी लगें क्योंकि वो आपका भाई है, मगर मैं हिम्मत और सब्र से काम लूंगी और यहीं रह के उसकी बर्बादी देखूंगी। मुझे यकीन है बहुत करीब आ चुकी है उसकी बर्बादी। बस मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे ये दिन जल्द ही दिखाए। जो शख्स जमीनी खुदा बना बैठा है ना, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। मैं दिखाना चाहती हूँ जब उसे खुदा की लाठी पड़ेगी तब वो क्या करता है, वो कितना बेबस होता है, ये मैं देखना चाहती हूँ। एमल बेलचक अंदाज में कहती, गहरा सांस भर गई। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बगैर हिचकिचाए मेरी पास चली आना। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ होगा। राइट खड़े होते एमल के सर पे हाथ रखते बोला, तो आयला भी उसके साथ ही खड़ी हुई। एमल मुस्कुरा के दोनों को देखती, हाँ में सर हिला गई तो वो दोनों जाने के लिए मुड़े। जब एमल ने राइट को पुकारा, राइट भाई, उसके पुकारने पे राइट उसकी जानिब वापस मुड़ता सवालिया नजरों से देखने लगा। जब जजलान मुझे यहाँ लाया था तो उसने मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया था। अब तो रात हो गई है, ना जाने मेरे घर की क्या हालत होगी, कहीं कुछ चोरी ना हो गया हो। आप प्लीज जाके घर को अच्छे से लॉक करवा दें। वो इल्तिजाइया लहजे में फिक्र से बोली। फिक्र नहीं करो, मैं देख लेता हूँ। राइट उसे मुतमईन करते बाहर निकल गया। जब के आयला वहीं रुक गई। क्या तुम वाकई ठीक हो? आयला एमल के साथ सोफे पे बैठते गौर से उसका चेहरा देखने लगी, जैसे जानना चाहती हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जी भाभी, मैं ठीक से भी ज्यादा ठीक हूँ, वो मुस्कुरा के बोली तो आयला करके रह गई। वैसे भाभी, राइट भाई और जजवान में कितना फर्क है ना। हालांकि दोनों भाई हैं, मगर दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक आसमां है तो दूसरा जमीन। राइट भाई इतने अच्छे हैं, आपका सबका कितना ख्याल करते हैं, आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, और दूसरी तरफ जजलान जिसे मोहब्बत और इज्जत जैसे लफ्ज के बारे में पता तक नहीं। वो खुशी से कहते आखिर में अफसोस से सर झटक गई तो उसकी बात पर आयला धीरे से मुस्कुरा दी। तुमने सही कहा, राइड में और जसलान भाई में बहुत फर्क है। हैं तो दोनों भाई एक ही बाप की औलाद, मगर दोनों की माएँ अलग अलग हैं तो दोनों एक ही खून, मगर फर्क सिर्फ इतना है, एक ने अपने बाप की तरह हर बुरी आदत अपनाई है और एक अपने ही माजी की वजह से थोड़ा तल्ख हो गया है, मगर अब वो तल्खी जैसे खत्म होती जा रही है। आयला धीरे से बोली तो एमल उसकी बात सुनते चौंकी। क्या मतलब भाभी, माएँ अलग अलग हैं? एमल ने उलझन से इस्तफसार किया तो आयला ने उसे राइड के माजी से लेकर अब तक की सारी बात बता दी, जिसे सुनते एमल तो शॉक्ड ही लगा था। मतलब इतना सब कुछ हुआ था यहाँ? मतलब ताया अबू भी कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है? ताया अबू के दिल में बेटियों के लिए इतनी नफरत। अब मुझे पता चला कि नवाल की आंखों में जो दर्द है, जो वीरानी है, वो किस वजह से है। मुझे दुख और अफसोस दोनों पे हो रहा है कि ये कैसे लोग हैं। एमल तासुर से नफी में सर हिला गई। हमें भी ऐसे ही अफसोस हुआ था जब हमें जजलान भाई और बाबा की असलियत पता चली थी, मगर हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ इन लोगों के लिए हदायत की दुआ ही कर सकते हैं।
अभी तो अल्लाह ने उनकी रस्सी ढीली छोड़ी है, मगर जिस दिन अल्लाह ने उनकी रस्सी खींची उस दिन ये लोग कितनी बुरी तरह मुंह के बल जमीन पर गिरेंगे, ये इन्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। उसने खड़े होते आयला को देखते हुए कहा, खैर अब मैं चलती हूँ। आयला नरमी से कहती कमरे से निकल गई। पीछे एमल जैसे सोच में पड़ गई। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ताया भी ऐसे ही होंगे। जाहिर है बेटा भी तो बाप के ही नक्शे कदम पर चलता है, मगर वो अब पुरसुकून थी। उसे अब समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसके पास कोई ताकत नहीं थी, मगर उसे अपने दिमाग की ताकत इस्तेमाल करके जज़बान की अना को तोड़ना है। उसे यकीन था वो ये कर लेगी, बाकी अल्लाह था उसके साथ। कमरे में सिगरेटों का धुआं फैला हुआ था। मध्यम सी पीली रोशनी में दो वजूद एक साथ बैठे हुए थे, जबकि सामने कांच की टेबल पर मशरूब की बोतलें और ग्लास रखे हुए थे। लाल शॉर्ट स्कर्ट और वाइट शॉर्ट टॉप पहने, जिसमें से उसकी आधी टांगें और पेट साफ वाजे था। लेयर कट बालों को आगे किए वो बिल्कुल जज़बान के साथ लगी बैठी हुई थी। एक हाथ में मशरूब का ग्लास पकड़े वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जज़लान के लबों से लगा रही थी। जज़लान एक हाथ उसकी कमर में डाले, दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़े ना जाने किस सोच में गर्क था। उसे अपनी तरफ तवज्जो ना देने पे लड़की ने बड़ी बेबाकी से उसके गाल को चूमते उसकी तवज्जो अपनी तरफ दिलवाई। क्या हुआ है डार्लिंग, तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो। वो लड़की एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हायल कर गई। कुछ नहीं, बस अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था। उसने एक गहरा कश लगाया। क्या तुम्हारी बीवी इतनी खूबसूरत है जो मेरी बाहों में होने के बावजूद भी तुम उसके बारे में सोच रहे हो? वो लड़की नरूठेपन से कहती मुंह बना गई तो वो दिलखुशी से मुस्कुराया। ये तो सच है कि वो बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे उसकी खूबसूरती से कोई सरोकार नहीं। वो सिर्फ मेरी दुश्मन है। जज़लान उस लड़की को मजीद अपने करीब करता सरगोशी में बोला तो उस लड़की के चेहरे पर पुरइसरार मुस्कुराहट छा गई, जैसे जज़लान नशे में धुत होने की वजह से महसूस न कर सका। मुझे भी इस हसीन दुश्मन को देखना है। क्या तुम उसे मुझसे मिलवाने नहीं लाओगे? वो लड़की मासूमियत से ग्लास टेबल पर रखती दूसरा बाजू भी उसकी गर्दन में हाइल कर गई। जरूर, क्यों नहीं? जज़लान शिद्दत से उसके गाल पे लब रखते बोला तो वो लड़की सरशार हो गई। ठीक है, फिर तुम उसे क्लब ले आना। नहीं, हमारे घर की खवातीन क्लब नहीं जाती, और उसको तो वैसे भी सारा मीडिया जानता है। अगर किसी ने मेरी बीवी को वहां मेरे साथ जाते देख लिया तो सोचो मेरी कितनी बदनामी होगी। वो समझाते हुए कहता उसके बालों में चेहरा छुपा गया। वाह, बदनाम जमाना शख्स को बदनामी का डर। वैसे जज़लान कब से डरने लगा? उस लड़की ने उसे उकसाना चाहा। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, बस मुझे अपनी कुर्सी जाने की टेंशन है। तुम नहीं जानती इस कुर्सी को हासिल करने के लिए मैं कितने पापड़ बेल रहा हूँ। इलेक्शन भी करीब आते जा रहे हैं, लोग भी मेरे हक में हैं। मैं एक छोटी सी गलती की वजह से सब गंवाना नहीं चाहता। वो इस लड़की के खफा खफा चेहरे को देखता जैसे वजाहत दे रहा था। इस लड़की ने ना जाने जज़लान खान पे क्या जादू कर दिया था कि वो आजकल उस पर अपना वक्त और पैसा दोनों लुटा रहा था। वो इतना बेवकूफ तो था नहीं कि किसी भी लड़की के चक्कर में पड़ जाए। वो बस इन्हीं चीजों और लोगों को अपने नजदीक रखता था जो उसे फायदा पहुंचाए। जरूर इस लड़की से भी उसे कोई फायदा ही मिलने वाला होगा, तभी वो उसकी हर बात मान रहा था। ओ कम ऑन जज़लान खान, तुम जानते हो कैसे किसी की भी नजरों में आए बगैर तुम्हें उसे वहां लाना है। प्लीज, क्या तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकते? और वैसे भी तुम्हारी बीवी को ऐसी जगहें पसंद नहीं होंगी। अच्छा है ना, तुम उसे वहां लाओगे और एक बार फिर तकलीफ होगी उसे तुम्हें किसी और की बाहों में देख के। वो लड़की बहुत ही लाड से बोली तो नशे की वजह से सुर्ख होती आंखों से उसे देखते वो मुस्कुरा दिया। वो सही कह रही थी, एमल को ऐसी जगह नहीं पसंद। उसे तो नफरत है ऐसी चीजों से, और जब वो उसे वहां लाएगा तो उसे वाकई तकलीफ होगी। और जिस चीज से एमल को तकलीफ हो वो जज़लान ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अब बातें बंद करो और जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो मुझे करने दो। वो उस पर झुकता चला गया तो वो लड़की भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर गई।
वो कमरे में आई तो राइट कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं था। बालकनी का दरवाजा खुला देखती वो वहीं आ गई थी। क्या सोच रही हैं? उसे ग्रिल के पास खड़े देख पीछे से उसे अपने हिसार में लेती उसकी पुश्त पर सर टिका गई। कुछ नहीं, बस यूं ही इमल के बारे में सोच रहा था। वो ये सब डिजर्व नहीं करती। राइट उसके हाथों पे हाथ रखे आसमां पर चमकते सितारों को देखते बोला, ये उसकी किस्मत थी और भला किस्मत के आगे किसकी चलती है। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि अब जल्द ही सब ठीक हो जाए। वो धीमे लहजे में बोली तो वो महज सर हिलाकर रह गया। आप एमल के घर नहीं गए? वो उसके बराबर में आके खड़ी हुई, उसके कंधे पे सर टिका गई। मैंने अपने आदमियों से बोल दिया है, वो सब देख लेंगे, फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, उसने सुकून से जवाब दिया। अरे मैं भूल ही गई, हमने मामा और नवाल के लिए गिफ्ट्स लिए थे, वो भी तो इन्हें देना है ना। चलें आ जाए, हम इन्हें गिफ्ट्स देकर आते हैं। आयला को याद आने पे वो फौरन उसे अपने साथ आने का कहती अंदर कमरे की जानिब बढ़ने लगी, मगर राइट अपनी जगह से नहीं हिला था। तुम दे आओ, वो आम से लहजे में बोला तो आयला उसकी पुश्त को देख गई। राइट, आप अगर इन्हें खुद गिफ्ट देंगे तो इन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। जाना प्लीज, तुम्हें देने हैं तो दे आओ, मुझे साथ मत घसीटो। वो झंझला के कहता उसके बराबर से निकल के कमरे में चला गया तो आयला गहरी सांस भरती उसके पीछे गई। वो कमरे में आई तो राइट को अलमारी खोले खड़ा पाया। वो फौरन उसके पीछे आके खड़ी हुई। अगर आप पहल नहीं करेंगे तो ये दूरियां कैसे मिटेंगी? वो प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखते बोली। जाना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहल कैसे करूं। मैं जानता हूं जो कुछ हुआ उसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं है, मगर सब कुछ नॉर्मल करना इतना आसान भी नहीं है। राइट उसकी जानिब घूमते इस्तराबी कैफियत में बोला। हमने मामा की आंखों में आपके लिए तड़पती ममता देखी है। जसलान भाई उनके बेटे हैं, मगर कभी भी उन्होंने अपनी माँ को अहमियत नहीं दी। वो उनके लिए भी तड़पती हैं और आप तो उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। कोई माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है अपने बेटों के ऐसे रवैये? और नवाल, वो बेचारी तो बाप भाई के प्यार को तरसती है। आपने अपनी मामा से वादा किया था ना कि आप अपनी बहन का ख्याल रखेंगे, तो नवाल भी तो आपकी ही बहन है ना। क्या आप उसका ख्याल रख के उसे भाइयों वाला मान दे के अपनी मामा से किया हुआ वादा नहीं संभालेंगे? आयना ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो राइट ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो जाए या ना जाए, के बीच में ही फंस गया था। उसे तजव्वुज़ का शिकार देख आयला ने ही उसकी ये मुश्किल भी हल की। वो उसका हाथ छोड़ती अलमारी में रखे उनके गिफ्ट्स निकालने लगी। चले, उसने गिफ्ट्स आगे करते मुस्कुरा के पूछा तो वो गहरी सांस भरते अस्बात में सर हिला गया। तो आयला जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ गई, उसके साथ राइट भी बाहर निकला। आखिर पहल तो उसी ने करनी थी, वही तो था जिसने इन्हें खुद से दूर किया था। अब पहल करके वो वापस इन रिश्तों को एक करने जा रहा था। नवाल के कमरे के दरवाजे पे पहुंच के आयला ने धीरे से दरवाजा बजाते हाथ में पकड़े दो बैग्स में से एक राइट के हाथ में थमा गई, जिस पर राइट ने उसे घूर के देखा, जिसका असर लिए बगैर वो मुस्कुराते हुए दरवाजे की जानिब देखने लगी। भाभी आप। नवाल ने दरवाजा खोला तो आयला को देखते खुशी से कहती कहती उसके साथ खड़े राइट को देखती उसकी आवाज जैसे खो सी गई। जिंदगी में पहली बार राइट को ऐसे अपने दरवाजे पे खड़ा देख नवाल उलझ गई थी। राइट तो कभी गलती से भी इधर नहीं आता था, मगर आज यहाँ कैसे? हमें अंदर नहीं बुलाओगी? उसे सख्ते की हालत में खड़े देख आयला ने मुंह बनाते पूछा तो वो जैसे होश में आई। आई ना, उसने जल्दी से साइड में होते इन्हें अंदर आने की जगह दी। कोई काम था आप लोगों को मुझसे? नवाल उनके सामने खड़े होती उंगलियां मरोड़ने लगी। उसके पूछने पे आयला ने राइट को देखते गिफ्ट देने का इशारा किया, जिस पे राइट गहरी सांस भरता खुद को कंपोज करने लगा। ये लो, राइट ने उसकी जानिब बैग बढ़ाया, जैसे उसने नासमझी से थाम लिया। तुम्हारे लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। और यहाँ राइट के मुंह से हमारी सुन के नवाल को हैरत का झटका लगा। क्या उसने ठीक सुना था? राइट जो उसकी तरफ देखता तक नहीं था, आज उसे खुद गिफ्ट दे रहा था। एक झटके से कम नहीं था। क्या
ये वाकई आपने मेरे लिए लिया है? उसने बेयकीनी से तस्दीक करना चाही। उसे याद था कैसे पहले ही दिन राइड ने उनके साथ आयला को बैठ के खाना भी खाने नहीं दिया था और आज उसके साथ मिल के उसके लिए गिफ्ट लाया था। हाँ, राइड धीरे से मुस्कुराया तो पहली बार उसे मुस्कुराते देख नवाल की आंखें फटी। उसे मुंह खोले और आंखें फाड़े देख राइड और आयला ने मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा और फिर राइड ने आगे बढ़ते धीरे से उसके सर पे हाथ लगाया। अपने भाई को माफ कर देना गुड़िया। इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हारा हक मारा, तुम्हें कभी एक भाई का प्यार ही नहीं दिया, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। दूसरों की गलतियों की वजह से मामा और तुम्हें सजा देता रहा। तुम लोगों के साथ अपना रवैया बहुत ही बुरा रखा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। राइड ने बहुत ही मोहब्बत से उससे माजरत की तो खुशी से नवाल की आंखों से आंसू बह निकले। बेसाख्ता उसने दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया कि उसके एक भाई को तो उसका ख्याल आया, उसके एक भाई को तो याद आया कि उसकी कोई गलती नहीं थी। वो बिला वजह उसे पीस रहा था, लेकिन अब उसके लिए यही काफी था कि उसका भाई खुद उससे माफी मांगने आया था। नवाल, तुम्हारी खामोशी से मैं क्या समझूं कि तुमने मुझे माफ नहीं किया? राइट उसे सर झुकाए रोते देख थोड़ा सा झुक के उसके चेहरे को देखते बोला तो वो भीगा चेहरा उठाती मुंह बसोरे नफी में सर हिला गई। चलें जी, नवाल ने नाम में सर हिला के कह दिया है कि उसने आपको माफ नहीं किया। आयला अपनी मुस्कुराहट दबाती संजीदगी से बोली तो नवाल फौरन बोल उठी, नहीं ऐसी बात नहीं है, भाई को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इनसे थोड़ी सी नाराज थी, उदास थी, मगर अब इन्होंने खुद से आके पहल करके मुझे मना लिया है तो अब मैं बहुत खुश हूँ। वो जल्दी से आंसू साफ करते मुस्कुरा के बोली तो आगे बढ़ते आयला ने उसे कस के गले लगाया। अब भाई के आगे हमें नहीं भूलना। आयला ने उसे आंखें छोटी किए घूर के पावर करवाया तो कमरा उन दोनों बहन भाई के हंसी से गूंज उठा। अच्छा, अब हम चलते हैं, अभी हमें मामा को भी गिफ्ट देना है। आयला ने इजाजत चाही। मैं वहां नहीं जाना चाहता, उस कमरे में कुछ शख्स मौजूद हैं जिनकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसलिए हम मामा को यहीं बुला लेते हैं। राय हाथ कमर पर बांधे खड़ा संजीदगी से बोलता तो आयला ने समझते हुए हाँ में सर हिला दिया। मैं अभी बुला के लाती हूँ, नवाल जल्दी से कहती खुशी से चहकती हुई कमरे से बाहर भागी। चंद ही मिनट बाद नवाल नूर बेगम के साथ कमरे में दाखिल हुई। आपने मुझे बुलाया था बेटा? नूर बेगम खुशगवार हैरत से बोली तो राइट उनका हाथ पकड़ते उन्हें बेड पे बिठाता खुद उनके कदमों में बैठा तो नूर बेगम चौंकी, जबकि नवाल और आयला एक तरफ खड़ी नम मुस्कुराती नजरों से इन्हें देख रही थी। अरे आप नीचे क्यों बैठे हो बेटा, खड़े हो वहां से। नूर बेगम ने उसे कंधों से थाम के अपने कदमों से उठाना चाहा। इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उनके कदमों में बैठे, मगर राय ना उठा बल्कि उनका कंधे पे धरा हाथ अपने हाथ में लेता उस पे सर टिकाए रो दिया तो नूर बेगम एकदम परेशान हो गई। नूर बेगम के साथ बैठते उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसकी माँ उसके पास है। उनके हाथों का लम्स उसे बिल्कुल अपनी माँ जैसा लगा था। उनका बेटा पुकारना बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे उसकी माँ पुकार रही है। बरसों जिस माँ को याद करते वो रोता था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसके पास वापस आ गई हो। एक सुकून सा राइट के अंदर उतरा था। राइट, क्यों रो रहे हो? वो उसके सर पर हाथ फेरते प्यार से पूछने लगी तो वो सर उठाए अपनी आंखें साफ कर गया। मामा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह आपसे माफी मांगू। मैंने हमेशा आपका दिल दुखाया है। मैं हमेशा समझता था कि आप मेरी मामा की जगह लेने आई हैं, मगर मैं गलत था। कोई कभी किसी की जगह ले ही नहीं सकता, लेकिन मैं जैसे बेहिस हो गया था, बिल्कुल बेमुरवत। आपसे कितनी बार बदतमीजी भी की, मगर आपने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा हमेशा मुझसे प्यार ही किया। बस मैं ही पागल था जो अपने बाप का गुस्सा आप लोगों पे उतारता रहा। वो भारी आवाज में सर झुकाए शर्मिंदा लहजे में माफी मांग रहा था। नूर बेगम तो पहली बार उसके मुंह से मामा सुन के ही जैसे जी उठी थी। इन्हें बहुत खुशी थी कि राइट ने इन्हें अपना लिया। उनकी ममता जो अपने बेटों को गले से लगाने के लिए तड़पती थी, उससे राइट ने सुकून बख्श दिया। नहीं बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप इस वक्त छोटे थे और कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ की जगह कभी किसी और को बर्दाश्त नहीं करता।
और फिर बचपन से ही उसके दिल में एक अलग जगह एक नफरत सी बैठ गई। आपके साथ भी यही हुआ था, मगर आपको अब एहसास हो गया है, मेरे लिए बहुत है। मुझे मेरा बेटा मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नूर बेगम नम आंखों से उसे देखते शफकत से उसके सर पे हाथ फेरने लगी। शायद मुझे यह एहसास कभी ना होता अगर आपकी बहू मेरे कान खींच के मुझे एहसास ना दिलाती कि मैं इतने सालों से किसी बेगुनाह को बिला वजह सजा दे रहा हूँ। अगर ये ना होती तो मुझे कभी एहसास ना होता कि मैं किसी मासूम का दिल दुखा रहा हूँ। राय मोहब्बत से आयला को देखते बोला तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। थैंक यू बेटा, मेरे खोए हुए बेटे को ढूंढ के कान खींच के मेरे पास लाने के लिए। नूर बेगम शरारत से राइट के कंधे पे हल्की सी चिप लगाते आयला को देखते बोली तो वो हंस दी। राइट ने भी मुस्कुराते हुए बारी बारी उनकी झुर्रियों वाले हाथ को अकीदत से चूमा। मामा, मैं भी हूँ, अपनी माँ को प्यार से ममता भरे अंदाज में राइट के माथे पे बोसा देते देख नवाल मुंह बनाए बोली, तुम कौन हो भाई? नूर बेगम के कहने से पहले राइट ने मसनूई हैरत से पूछा तो नवाल का मुंह खुला। भाई, आपको मेरी तरफ होना चाहिए था। नवाल ने बच्चों की तरह मुंह बनाया तो राइट हंस लिया। मेरी गुड़िया, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ ही रहूंगा। राइट ने हाथ के इशारे से उसको अपनी जाने बुलाया तो वो भागती आके अपनी माँ के साथ बैठती उनके कंधे पे सर रख गई। इन तीनों के चेहरे पे बरसों बाद इतनी खुशी देखी, तीनों के चेहरे जैसे खिले हुए थे। आयला बेटा, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ इधर हमारे पास। नूर बेगम ने उसे खड़ा देखते बोला तो वो उनके दूसरी जानिब आके बैठ गई। ये आपके लिए। आयला ने उसकी जानिब बैग बढ़ाया तो वो उसके हाथ से थामते अपनी माँ को देने लगा। बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? आज तुमने मुझे जो तोहफा दिया है मेरे लिए वही बहुत है। वो बैग लेती आसूदा मुस्कुराहट सजाए बोली तो एक बार फिर वो उनके हाथ चूम गया। राइड ने तशक्कुर से आयला की जानिब देखा जिसपे आयला मुस्कुराते हुए हल्के से सर को खम दे गई। रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं ये राइड को अब पता चल रहा था। एक उम्र तो उसने अकेले गुजारी थी, मगर अब वो पहले अल्लाह का शुक्र गुजार था कि उसने आयला जैसी नेक, सुलझी हुई और समझदार हमसफर दी, और फिर आयला का जिसने उसे सही गलत में फर्क करना सिखाया, जिसने उसे उसके वो रिश्ते दिए जिनके लिए वो एक अरसा रोया था। मगर अब जैसे सब ठीक होता जा रहा था, मगर इस ठीक में भी अभी कुछ रिश्ते बचे थे जिनका ठीक होना बाकी था। कमरे में दाखिल होते ही राय आयला के दोनों हाथ अपने हाथों में थामते उसे बेड पे बिठाते खुद उसकी गोद में सर रख के लेट गया। थैंक यू सो मच जाना, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे बिखरे हुए रिश्ते मिल गए। तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरी माँ और बहन वापस मिल गई। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे लोगों की अहमियत और एहसास ना दिलाती, सही गलत ना बताती, तो मैं शायद हमेशा इन लोगों का दिल ही दुखाता रहता। तुम मेरी जिंदगी में आई, मुझे सुधारा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। राइट उसके हाथों को चूमते उसके दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख गया। आयला मुस्कुराते हुए उसे सुन रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक पल के लिए भी कम नहीं हो रही थी। राइट को खुश और मुतमईन देख आयला अंदर तक सरशार हुई थी। उसके हाथ अपनी आंखों से हटा के राइट ने उसकी जानिब देखा जो ऐसे ही मुस्कुराती हुई नजरों से उसे देख रही थी। उसकी गोद से सर हिलाते अपनी साथ लेटाते खुद उसके ऊपर आया। आज मेरा इश्क आखिरी हद तक पहुंच चुका है। कोई मेरे लिए इतना जरूरी होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। वो उसके माथे पे लब रखते गंभीरता से गोया हुआ तो शर्मो हया से अपनी सुरमई सहर अंगेज आंखों के आगे पलकों का पर्दा गिरा गई, जिसे देखते राइट बेखुद होने लगा। तुम मेरी सांसें बन चुकी हो जाना, तुम्हारे बगैर राइट खान मर जाएगा। मुझे कभी छोड़ के नहीं जाना। ना जाने वो किस जज्ब के तहत ये बात कर रहा था। आयला ने पलकें उठा के उसकी आंखों में देखा जहां उसे खोने का डर था। शायद हर महबूब को होता है अपने प्यार को खोने का डर, और यही डर राइट को भी था। हम आपको छोड़ के जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिस तरह हम आपकी सांसें हैं वैसे ही आप हमारी जिंदगी हैं, और हमें हमारी जिंदगी खुद से ज्यादा अजीज है। वो उसके वजीह चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामे उसके माथे पे अपने कांपते लब रख गई तो राइट की मुस्कुराहट गहरी हुई।
मेरी जिंदगी में आके मुझे मेरी खुशियां वापस लौटाने का बेहद शुक्रिया। अपने तीखना लब बारी बारी उसकी आंखों पे रखता उसका चेहरा अनारी कर गया। मुझे दोबारा जिंदगी जीना सिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। जज के आलम में सरगोशी करते सुर्ख नरम रुई जैसे गानों पे लब रखते शिद्दत से वहां अपना लम्स छोड़ा, जिस पर आयरा शर्म से सिमटती उसके सीने में अपना आप छुपाने लगी। मेरी बेरौनक जिंदगी को रंगों से भरने का बहुत बहुत शुक्रिया, मदहोश लहजे में कहता उसके होंठों पर झुकते नरमी से इन्हें कैद कर गया, जिस पर आयला आंखें बंद करती सुकून से खुद को उसके हवाले कर गई। नूर बेगम नवाल के पास से अभी उठकर गई थी। वो दोनों काफी देर तक बैठी बातें करती रही थी, एक दूसरे के गिफ्ट देखते खुशी से झूम उठी थी। राइट की इस खुशगवार तब्दीली ने जैसे इन्हें तरोताजा कर दिया था। एक तरफ बेटे का प्यार तो दूसरी तरफ भाई से मिली इज्जत मोहब्बत पे बेटी की चमकती आंखें देख के जैसे उनकी आधी टेंशन दूर हो गई थी। अब इन्हें नवाल की तरफ से भी बेफिक्री हो गई थी, क्योंकि अब कोई था जो उनकी ढाल बनता, वरना तुराब खान तो नवाल को किसी के भी साथ ब्याह देते, लेकिन अब राइड उनके साथ था और इन्हें यकीन था कि राइड जरूर इमल के लिए ऐसा लड़का कि राइड जरूर नवाल के लिए ऐसा लड़का ढूंढेगा जो उसे प्यार दे, उसकी इज्जत करे। इन्हें यकीन था वो कभी भी अपने बाप की तरह बस सर से बोझ उतारने का काम नहीं करेगा। नूर बेगम के जाने के बाद नवाल अच्छे से कमरा लॉक करती, राइड का दिया ब्रेसलेट पहन के उसकी तस्वीरें लेके हसाम को भेज चुकी थी। अभी तस्वीरें भेजे 5 मिनट ही हुए थे कि हसाम की कॉल आ गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। ब्रेसलेट कैसा था? उसने कॉल रिसीव करते ही जोश से पूछा। तुमने ब्रेसलेट भी पहना हुआ था? मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो बस तुम्हारा हाथ देख रहा था, हसाम शुक्री से बोला। तो नवाल ने अपना माथा पीटा। उफ हसाम, कभी अपनी ये रुमानी बातें छोड़ के सीधी तरह भी जवाब दे दिया करो। उसकी खुफी भरी आवाज पे हसाम बमुश्किल अपना कहका रोक पाया। अच्छा सॉरी, बहुत अच्छा था। किसने दिया है? यकीनन आंटी ने ही दिया होगा। हसाम ने सॉरी कहते साथ खुद ही सवाल पूछते खुद ही जवाब भी दे दिया। नहीं, राइट भाई ने दिया है। नवाल ब्रेसलेट को चूमती खुशी से बोली तो दूसरी तरफ मौजूद हसाम को झटका लगा। है ये क्या बोल रही हो? राइट कैसे दे सकता है? उसकी हैरत में डूबी आवाज आई। राइड अकड़ू शख्स और गिफ्ट वो भी नवाल को, ये मानना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो क्यों नहीं दे सकते? माशाल्लाह से मेरे भाई बिजनेस टाइकून है। नवाल ने फखर से गर्दन अकड़ा के कहा। अरे भाई की बहन, मेरा मतलब है वो तो तुम लोगों से बात ही नहीं करता था, फिर तुम्हें ये कैसे दिया? हसाम ने तहम्मुल से पूछा। तो वो जैसे उसका मतलब समझती सर ऐसे हिला गई जैसे वो उसके सामने बैठा देख रहा हो। आज भाई हमसे सॉरी करने आए थे। भाई को लगा कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। इन्हें एहसास हो गया कि वो बाबा की गलती की सजा किसी बेगुनाह को दे रहे हैं, इसलिए वो मेरे और मम्मा के लिए ना सिर्फ गिफ्ट्स लाए बल्कि अपने पिछले रवैये की वजह से हमें सॉरी भी बोला। उसकी पुरमुसरत आवाज सुनते हसाम मुस्कुरा दिया। उसकी आवाज से ही उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। हसाम, आज मेरी आधी दुआएं पूरी हो गई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मगर वो कहते कहते रुकी। मगर हसाम ने नरमी से दोहराया तो उसने एक गहरा सांस भरा। मेरी दुआ है कि जिस तरह अल्लाह ने राय भाई का दिल हमारी तरफ फेर दिया है, वैसे ही वो बाबा जान और जसलान भाई का दिल भी हमारी तरफ कर दे। वो भी मुझे और मामा के साथ प्यार और इज्जत से पेश हैं। बाबा मेरे लाड उठाएं, जसलान भाई मुझे तंग करें और हम तीनों बहन भाई मिलकर खूब मस्ती करें। ना जाने ये दिन कब आएगा जब बाबा और जसलान भाई को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा और हम सब इकट्ठे होंगे। धीमे लहजे में हसरत से बोली। वो अब भी खुश थी, बहुत खुश, और होती भी क्यों ना। जिस प्यार के लिए वो इतने साल तड़पी थी आखिर वो उसे नसीब हो ही गया था। मगर फिर भी एक खलीज बाकी थी दिल में। एक और भाई और बाप, खासकर बाप के रवैये से औलाद का दिल बहुत दुखता है, और वो तो फिर नवाल को कुछ भी कहने से पहले सोचते ही नहीं थे। वो ऐसे ऐसे तेज चिल्लाते थे कि नवाल का दिल बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता था।
फिर भी वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी और उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे भी बाप का प्यार नसीब होगा। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। आज राइट को एहसास हुआ है, कल जसवान और अंकल को भी हो जाएगा, मगर इसमें वक्त लगेगा और तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। हसाम ने उसे तसल्ली दी, मगर वो ये नहीं जानता था कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो सुधरते हैं और इन लोगों में उसके बाप और भाई का शुमार नहीं होता। अब वो लोग सुधरेंगे या नहीं, ये तो वक्त नहीं बताना था। नवाल ने ठंडी सांस खारिज की। वैसे अब तो हमारे मिलने का रास्ता आसान हो गया। राइट तुम्हारी तरफ है, तुम उससे कहोगी तो वो अपनी बहन की मोहब्बत जरूर उसे दिलाएगा। हसाम ने शोखी से बात बदली। हसाम, आप भूल रहे हैं हमारे खानदान के बीच में दुश्मनी है और ये खानदान राइट भाई का भी है। नवाल ने जैसे उसे याद दिलाना चाहा, जिस पर हसाम बुरा सा मुंह बना गया। यार तुम क्यों मुझे बार बार इस दुश्मनी का याद दिलाती हो? वो सालों पहले हमारे बड़ों के बीच में थी, हमारा इससे क्या लेना देना? वो चिढ़ के बोला तो नवाल हंस दी। जनाब, हमारे बड़े अभी मौजूद हैं, इतनी आसानी से ना ही ये दुश्मनी भुलाई जाएगी और ना ही इतनी आसानी से हमें कोई मिलने देगा। उसके इल्म में इजाफा करते तकिए पर कोहनी टिकाए उल्टी लेटी। फिर भी तुम राइट से बात जरूर करना, हसाम ने जोर दिया। नहीं, मैं मामा से बात करूंगी, वो भाई से बात कर लेंगी, मगर अभी नहीं, कुछ दिन बाद। नवाल के कहने पे वो ओके कह गया। उनके बीच में ऐसे ही छोटी मोटी बातें और हंसी मजाक चलता रहा। दोनों ही अपनी शादी की प्लानिंग में मसरूफ थे, मगर वो लोग जितना उससे आसान तरह से प्लान कर रहे थे, वो नहीं जानते थे कि इतना ही मुश्किल ये सब होने वाला था। रात के 4 बज रहे थे जब वो फार्म हाउस से वापस आया था। चाल में अब भी थोड़ी लड़खड़ाहट थी, आंखें सुर्ख हो रही थी। वो सीधे अपने कमरे की जाने बढ़ गया। धड़ से दरवाजा खोलते कमरे में दाखिल हुआ तो तवक्को के बरअक्स एमल आज बेड पे सो रही थी, जिसे देखते जसवान को एक झटका लगा। वो तो हमेशा सोफे पे सोती थी और जसवान रोज उससे लड़ झगड़ के उसे बेबस करते बेड पे सुलाता था, मगर आज तो वो पहले से ही बेड पे सो रही थी। ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। अपनी कमीज उतार के सोफे पर फेंकते जानबूझ के बेड पर धक करके लेटा ताकि एमल की नींद खराब हो जाए, मगर एमल में तो इतनी सी भी हरकत नहीं हुई थी, जिसपे जसवान खासा हैरान था। उसने फिर उसे तंग करने की खातिर उसे कमर से थाम के अपने करीब किया, मगर जब भी एमल की नींद में कोई फर्क नहीं पड़ा। कहीं मरमर तो नहीं गई? उसने बुड़बुड़ाते हुए उसकी नाक के नीचे हाथ रखा, मगर उसकी सांसें तो नॉर्मल चल रही थी, मगर फिर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, शायद गहरी नींद में थी। कुछ देर उसकी पुष्ट को घुरते रहने के बाद सर झटकते करवट बदल गया। दिन भर अय्याशी करके वो बहुत थक गया था। नींद से आंखें भारी हो रही थी, जिस वजह से वो जल्द ही सो गया। कमरे की खामोश फिजा में जसवान की तेज सांसों की आवाज महसूस करते एमल थोड़ी सी आंखें खोल के हल्की सी गर्दन घुमा के उसे देखा, जो उसकी जानिब पुष्ट किए सो रहा था, और फिर वापस नामहसूस अंदाज में गर्दन ठीक करती गहरी मुस्कुराहट लिए आंखें मूंद गई। एमल कभी भी गहरी नींद में नहीं सोई थी। उसकी नींद इतनी कच्ची थी कि वो आहट पे भी उठ जाया करती थी। वो अब भी काफी देर से उठी हुई थी, मगर जसवान के सामने सोती बनी रही। वो जानती थी वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ उसे तंग करने के लिए कर रहा है, उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता है, मगर उसने आज उसे कोई मौका ही नहीं दिया, जिसका नतीजा यही निकलता था कि वो खुद ही पीछे हट गया था। अब उसे यही करना था, हर वो काम करना था जो जसवान चाहता था।